Hello, dear students. I hope you all are in pink of your health. As per my promise, I am going to discuss one question paper of class 8th with you people, right? And this question paper is actually the pre-board question paper, okay? And it is set totally and completely according to the sample paper and the guidelines provided by DAV. ठीक है, DAV के जो रीजनल ऑफिस से आई हैं. सो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो, आपके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप प्लीज़ इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसका PDF भेज नहीं पाऊँगी. मैंने टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो अपना डिलीट कर दिया है. रीज़न इज़ कि उसमें कोई एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट था पर्सन एंड ही वॉज राइटिंग अब्यूजिव लैंग्वेज टाइम एंड अगेन एंड आई वॉजन वेरी हैंडी विद द सेटिंग्स, तो मुझे उसे डिलीट करना पड़ा. बट इन फ्यूचर मैं दोबारा से कोई एक ग्रुप क्रिएट कर दूँगी जिसमें आपको PDFs एक्सेट्रा मिल जाएँ. अभी के लिए अगर आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है. इनिशियली क्या होता था कि आपका प्रीवियसली आपका पेपर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता था, दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर एंड ग्रामर. अब आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट ए विल बी MCQ एंड पार्ट बी विल बी सब्जेक्टिव पार्ट, राइट. तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला पेपर भी है. फाइन. इसमें सबसे पहले वी हैव वन अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, और इस अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे, आपने 10 करने हैं. अगर आप ऑल द 12 अटैम्प्ट कर देते हो तो टीचर फर्स्ट 10 को चेक करेगा, लास्ट वाले 2 को बिल्कुल नहीं देखेगा, उसको ओवर अटेम्प्शन में डाल देगा, उसको क्रॉस करके लिख देगा O/A, दैट इज़ ओवर अटेम्प्शन, ठीक है. 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, आपने 10 अटैम्प्ट करने हैं जिन पे आप फुल कॉन्फिडेंट हो. फर्स्ट इज द रीज़न वाई ऑल एक्सपेडिशन इनवेरिएबली टेक लोकल गाइड्स विद देम इज़ बिकॉज. तो इसका आंसर है दे हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ ट्रेन, ठीक है. सी पार्ट इसका आंसर, ओके. उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है आप इसका पढ़ लेना. तो इसका जो बेस्ट आइडिया आता है दैट इज़ पार्ट सी, दैट इज क्लाइंबिंग हैज़ टॉट मी मैनी लेसन्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग जस्ट हाउ एवर प्रेजेंट डेथ इज, राइट. ये थोड़ा सा सेपरेट होकर नज़र आ रहा है, सी का ही पार्ट है. उसके बाद है विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट अबाउट द राइटर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दस एवरी अनसक्सेसफुल एक्सपेडिशन कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस ऑफ लेटर एक्सपेडिशन. इसका आंसर है जी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है. उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज. तो इसमें आंसर बनता है माउंटेनियरिंग एन एक्ट ऑफ डेयर डेविलरी, ठीक है. उसके बाद है द फ्रेज थ्रू आउट हिज जर्नी दैट इज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन रिफर्स टू द फैक्ट दैट क्लाइंबिंग इज सर्टनली डेंजरस. पार्ट सी इसका आंसर है, ठीक है. उसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट मेक द करेक्ट यूज ऑफ इंडिस्पेंसिबल एज यूज इन पैरा 1 टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस. तो इसका आंसर है हमारे पास इसेंशियल. इंडिस्पेंसिबल होता है जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है. उसके बाद है द ऑथर अटेम्प्ट्स टू द रीडर थ्रू हिज राइटअप इज, इसमें आपका आता है आंसर, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, इसमें आंसर है आपका सजेस्ट. उसके बाद है द साइंटिस्ट एंड द अदर एक्सपीडिशनर्स अकम्पनी द माउंटेनियर्स टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. क्योंकि रिकॉर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब है तो हम इसे रिकॉर्ड कहेंगे, अगर ये नाउन होता तो हम इसको रिकॉर्ड बोलते. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस इज टू, दैट इज टू contribute to the success of the later expedition. This is the right answer. Okay, next पे चलते हैं. That is choose the option that correctly states the meaning of encounter as used in the passage. तो इसमें आपका आंसर बनता है A and E. A person has to come face to face with and a person has to confront. This is the answer. Next is the author determines the success of the climbers by the experience of the local guide, the protective, no. Availability oxygen mask, no. इसमें आंसर आएगा the stamina of the climbers. उसके बाद आता है व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज. तो इसमें आता है दैट माउंटेनियरिंग इज़ फॉर डेयर डेविल्स. दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है. तो ये आपके आंसर्स थे अनसीन पैसेज 1 के. उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पैसेज हमें आएगा एग्ज़ाम में, बोर्ड में, इट विल बी हैविंग सम पाई चार्ट और ग्राफ और सम पिक्चर्स एट्सेट्रा, ठीक है.
तो मैंने इसमें डाला है एक ये पिक्चर डाली है एंड ये इससे पैराग्राफ से रिलेटेड है। फाइन, आप पैरा को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, ताकि आप इसको लेटर ऑन सॉल्व कर सको, प्रिंट निकलवा सकते हो इसका लेटर ऑन। फाइन, तो इसमें भी वी हैव 12 क्वेश्चंस। 12 में से आपने 10 अटैम्प्ट करने हैं। अगेन अगर आप सारे 12 अटैम्प्ट करते हो, टीचर विल बी गोइंग टू चेक ओनली द फर्स्ट 10 एंड लास्ट 2 विल बी कंसीडर एज ओवर अटैम्प्टेड। ओके, सो आगे है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइन अ थ्राइविंग बिजनेस फॉर अर्निंग, द वर्ड थ्राइविंग डज नॉट रेफर टू व्हाट? डिमिनिशिंग इज द आंसर। ठीक है, इसका आंसर है डिमिनिशिंग, क्योंकि थ्राइविंग का मतलब फ्लरिशिंग भी होता है, प्रोग्रेसिंग भी होता है, एक्सपेंडिंग भी होता है, पर डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीजिंग, तो वो नहीं होता। नेक्स्ट है, द वर्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल स्टेटेड दैट इन 2018 टूरिज्म जनरेटेड, कितना जीडीपी जनरेट हुआ है। अब इसको हमें पैरा में से देखना पड़ेगा कि इन्होंने कितना जीडीपी लिखा है यहाँ पे जनरेट हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ में ये दिया होगा, इट इज़ 9.2, ये देखो ये दिया हुआ है 9.2% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। तो ये इसका आंसर है 9.2, दिस इज़ द राइट आंसर, डी पार्ट। In 2018 the number of jobs that tourism was responsible for creating was, इसमें आंसर है बी। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ 742.6 मिलियन आना है। ठीक है, पैरा में दिया हुआ है 7 नहीं है, इट इज़ 42.6 मिलियन, दिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग। सिटी ए हैज़ मैनी टूरिस्ट साइट, हाउएवर इट सफर्स फ्रॉम पुअर अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ इन इट्स होटल्स। What is the city likely to experience in tourism? तो इसका आंसर आएगा सी, a strong fall in the number of tourists visiting the city. Next is, based on your understanding of the passage, choose the option that lists the benefits of blooming tourism industry. तो इसका आंसर है हमारा डी, that is 1, 3 and 5. First is helps to earn valuable foreign exchange. थर्ड है इसमें सी पार्ट, provides opportunity for cultural exchange, and last है generates employment. आई एम सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि मैंने ABCD लिखा हुआ है और नीचे मैंने 1, 1, 2, 3, 4 दे दिया न्यूमेरिकल में, पर ये मिस्टेक्स जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम में नहीं होती हैं। फाइन, नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द डाटा मैनी टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विजिटेड इंडिया इन 2019। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर द टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट विजिटेड इंडिया आर। तो इसका आंसर है ए पार्ट, दैट इज़ ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदरन एंड सदरन, और ये आपको जो डायग्राम दिया है उसको देख के आंसर पता लग जाएगा। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ द टूरिस्ट दैट अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम ईस्टर्न कंट्रीज इन 2019 वॉज। तो इसका आंसर है 32 lakhs। ये सारे आंसर्स पैरा में दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है, द मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एट प्रेजेंट इज, दैट इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द डाटा द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम नदरन एंड सदरन कंट्रीज हु विजिटेड। अब नदरन सदरन दोनों के टोटल करने हैं, तो हम डायग्राम को देखेंगे और इसमें नदरन और सदरन दोनों को प्लस कर देंगे। तो नदरन में हमारे पास है 20 लाख, जिसको आप नॉर्दर्न भी कह देते हो, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। साउदर्न या साउदर्न जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, 20 है, और सदरन में है 18। 20 + 18 38, इसका जो है वो आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर है ये वाला 38 lakhs। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज जिसमें से ट्रू क्या नहीं है, वो है हमारा फर्स्ट वन, पब्लिसिटी ऑफ द अवेलेबल फैसिलिटीज शुड बी डिस्करेजेस। राइट, जब आप पैरा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आंसर क्यों है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट हु विजिटेड ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज in 2019 was about 155 crores, 155 crores. Which of the countries have promoted tourism as a trade? तो इसमें आएगा आंसर आपका यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम लिटरेचर के एक्सट्रैक्ट के ऊपर। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट and I resolved to kill you on your way back, but the day passed and you did not return. So I came out from my ambush to find you and came upon your bodyguard, and they recognized me and wounded me. I escaped from them, but should have bled to death had you not dressed my wound. ठीक है, now Dash had resolved to kill Dash on his way. The answer is the bearded man
had resolved to kill the hermit on his way. This is the right answer. उसके बाद है the listener had gone alone to see the hermit because इसका आंसर आएगा आपका wanted to hide his identity from the hermit. नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ द सिनोनियम ऑफ एम्बुश. अब हमारे पास यहाँ एम्बुश का एग्जैक्ट सिनोनियम नहीं है, हमने मिलता जुलता वर्ड ढूंढना होता है. तो इसमें जो मिलता जुलता वर्ड आता है दैट इज ट्रैप. नेक्स्ट इज द बॉडीगार्ड्स अटैक द स्पीकर बिकॉज इसमें आ जाएगा ही वॉज रिकग्नाइज्ड बाय देम. वेट अ मिनट, इसका बनता है हमारा सी पार्ट. ही वॉज रिकग्नाइज्ड बाय देम. नेक्स्ट इज द लिसनर ड्रेस द वूंड्स ऑफ द स्पीकर विद हिज हैंडकरचीफ. ठीक है, इसमें हम डी साइलेंट बोलते हैं. हैंडकरचीफ एंड हर्मिट्स टॉवल ए पार्ट. ठीक है, और इसके साथ चॉइस में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स अ नाइस आइडिया, एनी विल लाइक दैट, बट व्हाट अबाउट योर डिनर्स? Who will cook when your friends come? Who had given the nice idea and to whom? आंसर है मिस्टर हिल टू मिसेस हिल. मिस्टर हिल ने आइडिया दिया था कि हम एनी के लिए एक और हेल्पर रख लेते हैं, और ये आइडिया उन्होंने दिया था मिसेस हिल को. नेक्स्ट है व्हाट वाज द नाइस आइडिया. मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया. टू कीप अ हेल्प फॉर एनी. ठीक है, टू कीप अ हेल्प फॉर एनी, ये एनी के लिए कोई हेल्प के लिए कोई पर्सन रख दे. यहाँ हेल्प वर्ड इज एब्सोल्युटली राइट वर्ड. बच्चे कह रहे थे हेल्पर आना चाहिए, बट ये बिल्कुल सही फ्रेज है, टू कीप अ हेल्प फॉर एनी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ हैड दिस नाइस आइडिया अकर्ड टू द लिसनर. ठीक है, लिसनर को ये नाइस आइडिया कैसे आता है? सो उसको ये आइडिया आता है हिज बैड ड्रीम की वजह से. हिज बैड ड्रीम मेड हिम थिंक ऑफ दिस आइडिया. ठीक है, उसके बैड ड्रीम की वजह से. हाँ जी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द लिसनर रिप्लाई टू द लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड. तो लिसनर को जब मिसेस हिल पूछती हैं कि भाई फिर तुम्हारे डिनर्स का क्या बनेगा, यही क्वेश्चन पूछती हैं, तो जो लिसनर है मिस्टर हिल है वो क्या रिप्लाई करते हैं? वो कहते हैं डिनर्स आर्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कह रहे हैं डिनर्स आर्ट इम्पॉर्टेंट. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज द लिसनर बिफोर दिस आइडिया अकर टू हिम. आंसर इज एरोगेंट एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. राइट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोएम के एक्सट्रैक्ट के ऊपर. फर्स्ट हमारे पास है बैंगल सेलर्स. बैंगल सेलर्स वेंट टू द टेम्पल फेयर. तो इसका आंसर है टू सेल बैंगल्स. नेक्स्ट इज द पोएट यूजेज द वर्ड डेलिकेट टू डिस्क्राइब द बैंगल्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ ग्लास. ठीक है, डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जो चीज़, जो बड़ी जल्दी से टूट जाए, दैट इज़ डेलिकेट. ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द पोएट यूजेज सेवरल एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द बैंगल्स इन द स्टैंजा. सिलेक्ट द ऑप्शंस विच डज नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी. अब हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, हमने सिर्फ वो एडजेक्टिव्स छोड़ देने हैं जो बैंगल्स के लिए हैं. कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो बैंगल्स के लिए नहीं है बल्कि वो लेडीज़ की लाइफ के लिए है, तो वो कौन सा है? ठीक है, तो वो हमने आंसर इसमें देखना. हाँ जी, तो इसमें हमारे पास लस्ट्रस, टिंटेड, टोकन्स, ये सब बैंगल्स के लिए हैं, लेकिन जो रेडिएंट वर्ड है वो यूज़ किया गया है फीमेल की लाइफ्स के लिए. ठीक है, इसलिए रेडिएंट इसका आंसर बनता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटाफॉर फॉर विमेन. अब विमेन के लिए कौन सा मेटाफॉर यूज़ किया गया है? अगेन शाइनिंग लॉर्ड्स नहीं है, लस्ट्रस, टोकन्स ये सब बैंगल्स के लिए है, रेनबो, टिंटेड सर्कल ये भी बैंगल्स के लिए. रेडिएंट लाइफ जो है वो विमेन की लाइफ के लिए यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ नॉट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड लस्ट्रस. अब लस्ट्रस का कौन सा वर्ड सिनोनियम नहीं है? प्राइवाची नहीं है, नॉट वर्ड लिखा हुआ है, तो इसमें वर्ड आंसर है मैट. क्योंकि लस्ट्रस होता है जो चीज़ बहुत शाइन करती है, और मैट होती है जो बिल्कुल शाइन नहीं करती. तो ऑपोजिट वर्ड हमने इसमें ढूंढना था. नेक्स्ट इसमें है माई मदर पोएम में से एक्सट्रैक्ट है. सो हु आर यू एंड मी इन द अबव लाइन्स. यू कम टू मी लाइक हेवंस कैरिंग आर्म. सो द आंसर इज पोएट्स मदर है यू, एंड मी है द पोएट. अगर आप इसको उल्टा लिख देते हो, अगर आप कर देते हो द पोएट एंड पोएट्स मदर, तो फिर आंसर गलत है, क्योंकि पहले आपसे पूछा गया यू कौन है, बाद में मी कौन है. अगर आपने आंसर को उलट कर दिया तो फिर उसका आंसर यू बन जाएगा द पोएट, और मी द पोएट्स मदर, जो कि गलत आंसर है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन व्हाट डज वॉर डेज रिफर टू. इट रिफर्स टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ठीक है, इस पोएम में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात हुई है, तो उसके बारे में बताया गया. नेक्स्ट इज व्हाई डिड द पोएट हैव टू वॉक सो मच अर्ली इन द मॉर्निंग.
क्यों जाना पड़ता था उसको? अर्ली मॉर्निंग उठ के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पोएट हैं, क्यों जाना पड़ता था? तो इसमें आंसर है बोथ A and C टू लर्न अरेबिक टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर। तो D आंसर है इसका। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट रिलेट टू द वर्ड टॉयल। टॉयल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना, हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट नहीं करता? तो वो है आइडल। आइडल मीन्स बिल्कुल फ्री बैठना, वेले बैठना, कोई काम ना करना। नेक्स्ट है विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ द पोएट यूज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? लेट्स सी। तो स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में है यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म। ठीक है, तो लाइक वर्ड यूज़ किया है, मदर को हेवंस की केयरिंग आर्म यानी गॉड की आर्म के साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है सिमिली। सिमिली इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिटिंग पार्ट। फाइन, एडिटिंग पार्ट में हमें जो हिंट्स दिए हुए हैं वो करेक्ट वाले के दिए हैं, इनकरेक्ट हमें नहीं दिया। वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड। ठीक है, पहले इनकरेक्ट ढूंढेंगे ऑब्वियसली, तभी हम करेक्ट तक पहुंच पाएंगे। तो एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है, द टेम्पटेशन ऑफ लिविंग ऑन अ हाउस बोट। द टेम्पटेशन द टेम्पटेशन ऑफ लिविंग इन अ हाउस बोट इज द राइट आंसर। प्रपोजिशन इन आएगा, ऑन नहीं आएगा, वो उन्होंने दे रखा है एज एग्जाम्पल। इन अ हाउस बोट इज हार्ड टू रेसिस्ट बिकॉज इट ऑफर। इट सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऑफर नहीं हो सकता, तो आंसर होगा ऑफर्स। तो जहाँ इनकरेक्ट लिखे है वहाँ पे आप ऑफर वर्ड लिखोगे, और जहाँ करेक्ट है वहाँ पे आप ऑफर्स लिख के आओगे। और प्लीज़ ये दोनों आपने लिख के आने हैं पेपर में, इनकरेक्ट भी करेक्ट भी। कई बच्चों ने जो आंसर शीट्स हैं उनमें सिर्फ करेक्ट वाले लिख दिए, इनकरेक्ट नहीं लिखे, तो मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। नेक्स्ट इज ऑफर्स एन यूनिक एक्सपीरियंस। एन यूनिक एक्सपीरियंस नहीं होता, अ यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे आंसर था अ यूनिक एक्सपीरियंस। वेट, तो इसमें इनकरेक्ट में आना था एन और करेक्ट में आना था अ। एक्सपीरियंस ऑफ कश्मीर्स लाइफ और कल्चर, कश्मीर्स लाइफ और कल्चर नहीं, और इनकरेक्ट में आना था एंड, करेक्ट में आना था कश्मीर्स लाइफ एंड कल्चर आना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा नरेशन। नाउ नरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गलतियाँ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ढेर सारे रूल्स होते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, दो डिफ़िकल्ट नहीं है बट रूल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से कॉम्प्लेक्स है, तो बच्चे मिस्टेक्स इसमें करते ही करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ व्हाट्स योर रिजल्ट। आई स्कोर्ड 52%। डिड यू नो ऑल द आंसर्स? आई डिड बट दे वर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा है द गर्ल आस्क्ड द बॉय डैश। अब गर्ल ने बॉय से एक क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर जो हमारा बनता है वो है ये वाला, व्हाट हिज रिजल्ट वॉज। दिस इज़ द आंसर। अगर व्हाट वॉज हिज रिजल्ट आप लिखते हो, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने लिखा था, तो वो गलत है। वॉज बाद में आना है, नाउन प्रोनाउन पहले आना है, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम किसी का पूछा हुआ क्वेश्चन किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं नरेशन में, तो फिर वो दोबारा से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, वो एक नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस बनना चाहिए। नेक्स्ट है द बॉय रिप्लाइड दैट डैश। तो बॉय ने क्या रिप्लाई किया था? आई स्कोर्ड 52%। तो जब हम उसकी कही हुई बात किसी और को जाके बताएंगे तो हम बोलेंगे द बॉय रिप्लाइड दैट ही हैड स्कोर्ड 52% दिस वन। ठीक है, ए वाला क्यों गलत है? क्योंकि हैड के साथ स्कोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड स्कोर है, V1 है, वो नहीं आ सकता। हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा V3 आता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर आना है। फाइन, उसके बाद है हमारे पास द गर्ल वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड डैश। अब गर्ल सरप्राइज होकर उसे पूछती है डिड यू नो ऑल द आंसर्स। अगेन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट, डिड नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर इफ़ से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इफ़ से अगर इसका आंसर स्टार्ट होता है तो ये बनता है इफ़ ही हैड नॉट नोन ऑल द आंसर्स, ये बनता है इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको नरेशन नहीं आती है तो नरेशन के 3 वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में बनाए हुए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। उसके बाद है हमारे पास गैप फिलिंग। द जायंट पैंडा इज़ वन ऑफ द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो यहाँ पे आएगा लार्जेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ पे हमने एक एडजेक्टिव फिल करना है, द लगा हुआ है तो लार्जेस्ट आएगा। ठीक है,
एनिमल्स फाउंड इन बैम्बू फॉरेस्ट ऑफ चाइना एंड तिब्बत, इट शेयर्स ग्रेट रिजेम्बलेंस टू, ये काफ़ी सारे बच्चों ने गलत किया था, यहाँ टू आंसर आना है, ठीक है, टू इसका आंसर है। ओके, रिजेम्बलेंस के साथ टू प्रपोजिशन आता होता है, रिजेम्बलेंस टू भी होता है, रिजेम्बलेंस विद भी होता है, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू द हिंट्स में से हमने चूज़ करना है तो टू आएगा। टू बेयर, और ये प्रोनाउंसिएशन मैंने पहले भी बताया, बियर नहीं है, बेयर होता है जो एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। पैंडास, और ये भी पांडास नहीं होता है, इट्स पैंडास। पैंडास जनरली ईट शूट्स एंड रूट्स ऑफ बैम्बू, ठीक है, तो इसमें आंसर बनता है ऑफ बैम्बू। एज देयर नंबर डिक्रीजिंग डैश डिक्रीजिंग एज देयर नंबर इज, क्योंकि डिक्रीजिंग आईएनजी वर्ड के साथ तो हमेशा ही हम कंटिन्यूस फॉर्म में इज एम आर या वॉज वर लगाते हैं, तो यहाँ पे इज आना है, ठीक है, वॉज नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ऊपर जो पैराग्राफ है वो सारा प्रेजेंट टेंस में है। तो इज डिक्रीजिंग एज देयर नंबर जो है इसको हम सिंगुलर काउंट करेंगे तो इज लगा दिया। अब कई बच्चों ने वॉज लगाया पर वो आ नहीं सकता क्योंकि पैरा ही प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए अगर पैरा पास्ट में होता तो हम वॉज लगा देते तो वो करेक्ट होता। फाइन, दे आर ट्रीटेड एज प्रोटेक्टेड एनिमल्स। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर। सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास है डायलॉग कंप्लीशन। नाउ डायलॉग कंप्लीशन में आपको ऑलरेडी मालूम है वेरिड आंसर्स एक्सेप्टेबल होते हैं, जो भी आंसर प्रॉपरली लाइन में फिट हो रहा है, जो उसको मीनिंगफुल बना रहा है सेंटेंस को, उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये वाला आप ये पार्ट देख लेना। उसके बाद है आपका टेलीफोनिक मैसेज। टेलीफोनिक मैसेज में मैंने ऑलरेडी क्लास में भी बताया हुआ है, अपने एक वीडियो में भी बताया, फॉर्मेट्स का वीडियो, कि आपने सबसे पहले बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर सेंटर में मैसेज वर्ड लिखना है, टाइम लिखना है, डेट लिखनी है, ठीक है, उसके बाद जिसको आप मैसेज लिख रहे हो उस पर्सन को मॉम डैड जिसको भी लिख रहे हो वो लिखना है, इसमें आई थिंक डैड है या मॉम भी लिख सकते हो आप। एंड प्लीज़ नेम वही यूज़ करना है जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, दैट इज़ मोहित कुमार। प्लीज़ पूरा नाम लिख के आना, बहुत सारे बच्चों ने अकेला मोहित वर्ड लिखा था, ठीक है, ऐसा नहीं किया हो, ऐसा नहीं करना आपने पेपर में, अपने बोर्ड के पेपर में जो पूरा नाम दिया हुआ है वही आपने लिखना है। उसके बाद प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग दैट व्हेन एवर वी राइट टेलीफोनिक मैसेज, तो जो हमारा मैसेज होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में नरेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, दो लोगों की आपस में फ़ोन पे बात हुई होती है टेलीफोनिक मैसेज में, और मैसेज जो है थर्ड पर्सन को देना होता है, तो ऑब्वियसली जब दो लोग फ़ोन पे बात करते हैं और हम उनका मैसेज, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड से कुछ कहा, सेकंड पर्सन ने उनका मैसेज थर्ड पर्सन को देना है, तो ऑब्वियसली वो नरेटेड फॉर्म में देगा, ठीक है, किसी की कही हुई बात को वो आगे थर्ड पर्सन को बताएगा तो वो नरेटेड फॉर्म में बताएगा। मैक्सिमम बच्चे इसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है वो चले जाते हैं, ठीक है, मैंने इसमें एक पिरामिड बनाना भी सिखाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप फॉर्मेट वाला वीडियो जाके देख लेना, उसमें एक पिरामिड बनाना भी बताया हुआ है कि कैसे टेलीफोनिक मैसेज में समझा जाए कि किसने किसको फ़ोन किया और किसको मैसेज देना है। उसके बाद है, और ये 5 मार्क्स का है, ठीक है, फॉर्मेट के 2 मार्क्स हैं और कॉन्टेंट के 3 हैं अभी तक, तो अब जो डीएवी की आंसर की आएगी वो माइट भी तो डिफरेंट हो सकती है। आगे है यू आर अंकित एंड अंकिता अ रेजिडेंट ऑफ करोल बाग न्यू दिल्ली। अब इसमें आपने लिखना है लेटर टू योर फ्रेंड, और आपका फ्रेंड रहता है आगरा में, और उसके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है ऑनलाइन क्लासेस का जो आपने पैंडमिक में लगाई है। अब एक्सपीरियंस में यू कैन राइट गुड पॉइंट्स एज वेल एज बैड पॉइंट्स बोथ, ठीक है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों, और हाउ यू हैव एक्सेप्टेड द न्यू वे, और आपने अपने आप को ऑनलाइन क्लासेस में एडजस्ट कैसे किया उस न्यू वे में, वो आपने अपने फ्रेंड को बताना है। अब इस लेटर में जो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है वो है ये, हु लिव्स इन आगरा। इस चीज़ का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है फॉर्मेट के अंदर, लेकिन बच्चों को लगा कि यहाँ पे आगरा वर्ड दिया हुआ है तो हमें फॉर्मेट में आगरा मेंशन करना है, जबकि हम जब किसी को पर्सनल लेटर लिखते हैं, अगेन मैं बार बार कह रही हूँ फॉर्मेट वाला वीडियो देख लेना जाके, उसमें मैंने बताया जब हम किसी को पर्सनल लेटर लिखते हैं जिसको हम इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं, तो उसमें हम ऊपर अपना एड्रेस देते हैं, ठीक है, फिर डेट लिखते हैं, फिर सीधा ही हम डियर फ्रेंड, डियर मॉम, डियर डैड जिसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं वो लिख देते हैं, ना तो हम पर्सनल लेटर्स में सब्जेक्ट मेंशन करते हैं जो कि मैक्सिमम बच्चे कर देते हैं, फिर उनके फॉर्मेट में मार्क्स चले जाते हैं। सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती पर्सनल लेटर में, सब्जेक्ट हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर्स में या जो लेटर एडिटोरियल लेटर्स होती हैं उनमें। एक तो इसमें सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, एक इसमें ये जो आगरा मेंशन किया हुआ है उसको फॉर्मेट में कहीं भी मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप प्लीज़ कोशिश करें कि जब इस तरह की लेटर आती है तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस का जैसे आ गया तो उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ें बताएं, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप बताओ हाउ यू हैव एक्सेप्टेड इट, कि कैसे आप एडजस्ट हो गए और कैसे आप ऑनलाइन क्लासेस में रेगुलर हो गए।
और फिर उस पर्सन को भी बोलो लास्ट में दैट प्लीज़ डू रिप्लाई मी, राइट योर एक्सपीरियंस टू मी, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के साथ आपको आई हुई है एक स्पीच, और स्पीच में यहाँ वर्ड डिलीवर दिया हुआ है, उसके बावजूद आई डोंट नो वाई स्टूडेंट्स डू नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, वाई दे कीप ऑन स्टिकिंग टू दैट ओल्ड पैटर्न। तो उसमें लिख देते हैं आई एम गोइंग टू स्पीक अ स्पीच, आई एम गोइंग टू से अ स्पीच, आई एम गोइंग टू टेल अ स्पीच। तो ये गलत है, आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच आना चाहिए। दिया ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, और उसमें एक टॉपिक भी दिया हुआ है दैट इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, लेकिन टॉपिक एक्चुअली में ये नहीं था। ये सिर्फ उन्होंने बताया कि आपके स्कूल में असेंबली है और ओकेजन जो है दैट इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सॉरी। और इसमें जो टॉपिक था वो था क्लीन एनवायरनमेंट एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। नाउ वन मोर रिक्वेस्ट आई वांट टू मेक, दैट इज़ प्लीज़ डू राइट द हेडिंग एट द टॉप ऑल्सो। आप लोग कहते हो मैम मैंने लिख दिया था गुड मॉर्निंग माई नेम इज़ दिस एंड दिस, आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन दिस टॉपिक, तो मैंने उसमें बीच में टॉपिक लिखा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ ऊपर भी एक टॉपिक लिख दो, स्टार्टिंग में एक टॉपिक लिख के फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग माई नेम इज़ दिस एंड दिस करके आप इसका फॉर्मेट स्टार्ट करो, ठीक है। और इसमें आपको मैंने पूरा फिर वही फॉर्मेट वाले वीडियो में बताया हुआ है कि आपने पहले प्रॉब्लम डिस्कस करनी है एक पैराग्राफ में, सेकंड पैरा में उसके कॉजेज़ डिस्कस करने हैं। पहले तो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट होता क्या है, ठीक है, और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसके कारण क्या हैं, क्यों हमारा एनवायरनमेंट इज़ नॉट क्लीन, इट इज़ नॉट ग्रीन, उसके रीजंस लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम उसके इफ़ेक्ट्स यानी उसके असर लिखेंगे कि अगर हमारा एनवायरनमेंट इफ़ इट इज़ नॉट क्लीन एंड ग्रीन हाउ इज़ इट गोइंग टू इफेक्ट अस, हाउ इज़ इट गोइंग टू इफेक्ट आवर लाइव्स, राइट। और लास्ट वाले पैरा में हम प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशंस कि इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, हाउ कैन वी मेंटेन दिस क्लीनिनेस एंड ग्रीनीनेस इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मैनी अ टाइम्स आई हैव टोल्ड दिस थिंग कि हमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में वी वांट 2 पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने ही चाहिए। अब 2 पॉइंट्स का ये मतलब नहीं है कि आप 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स बना के लिख दो, लिखना आपने पैरा फॉर्म में ही है, लेकिन पैरा फॉर्म के अंदर भी आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब उसके अंदर 2 ऐसी बातें लिखी होनी चाहिए जिसके आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएँ। आप एक ही बात को लिखते हो और एक ही बात को, एक ही पॉइंट को एलैबोरेट कर देते हो तो फिर पूरे नंबर नहीं मिलते। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द नरेटर सस्पिशियस अबाउट द वुमन हु एंटर्ड द शॉप, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है दैट शी वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द अंडरटेकर्स शॉप फॉर गुड 15 to 20 minutes एंड शी वाज नॉट हैविंग एनी साइन ऑफ मॉर्निंग ऑन हर फेस। मॉर्निंग मीन्स अफसोस, MOURNING, ठीक है। वो अंडरटेकर की शॉप के बाहर खड़ी हुई थी, अंडरटेकर की शॉप के बाहर खड़े होकर वो विंडो में से अंदर देख रही थी। अंदर देखने लायक कोई चीज़ें नहीं थी, ग्रेव स्टोन्स थे, अर्न्स थे, URNS, ठीक है, यही सारी चीज़ें थी। तो कुछ भी ऐसा खास नहीं था जिसे हम कहें कि वो विंडो शॉपिंग कर रही थी या इंजॉय कर रही थी। एंड मोर ओवर ऐसा भी नहीं लग रहा था उसे देख के कि उसके घर में किसी की डेथ हुई है, क्योंकि उसने प्रॉपर कपड़े पहने हुए थे और उसके फेस पे कोई भी मॉर्निंग साइन यानी कि कोई भी शोक या दुख नहीं था। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे दैट शी एंटर्ड इन द शॉप एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम व्हेन द रिंग वॉज बीइंग सर्च्ड फॉर, ठीक है। तो इस चीज़ों से दैट मेड मॉरिस टू स्क्रैच हिज चिन, ठीक है। इन बातों से मॉरिस के दिमाग में आया कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। इसमें और भी पॉइंट्स आ सकते हैं दैट शी वॉज राइट हैंडेड बट शी यूज हर लेफ्ट हैंड, या शी थ्रू द पेपर ऑन द फ्लोर विच वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, आपने कोई भी 2 लिख देने हैं। नेक्स्ट है वाई वॉज द नरेटर अनविलिंग टू एक्सेप्ट द गिफ्ट फ्रॉम बलदेव। इसमें भी 2 पॉइंट्स बनते हैं, बच्चों ने एक ही लिखा है। पहला पॉइंट तो ये बनता है दैट द नरेटर प्रेमचंद हैड नॉट डन एनीथिंग फॉर द सन ऑफ बलदेव, ठीक है। ही केम आउट ऑन हिज ओन मेरिट्स, राइट, फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट। सेकेंड थिंग दैट इट वॉज टोटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेमचंद टू एक्सेप्ट सच गिफ्ट्स, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है इसमें। उसके बाद है व्हाट हैड मागी और मार्जी एक्सपेक्टेड व्हेन द काउंटी इंस्पेक्टर वाज कॉल्ड बाय मिसेस जोन्स। इसका आंसर सारे बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का गलत है, क्योंकि इसमें सबने लिख दिया कि मार्जी चाहती थी वो उसको ले जाए, टॉमी के टीचर को भी कोई ले गया था 1 मंथ के लिए। ये सारे आंसर्स गलत हैं। प्लीज़ स्टिक टू योर बुक, अपनी तरफ से आप फैक्ट्स को चेंज बिल्कुल मत करिए, ठीक है। आपकी बुक में 2 इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट तो दिया है she expected that the county inspector did not know how to fix it,
कि उसको आता ही ना हो कि उसको फिक्स कैसे, फिक्स मीन्स रिपेयर, कि उसको उसे रिपेयर करना ही ना आता हो। ये पहले वो एक्सपेक्ट करती है मन में कि हे भगवान, काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसको मैकेनिकल टीचर की रिपेयर करना आता ही ना हो, वन थिंग। सेकंड, जब वो उसको रिपेयर कर देता है विद इन नो टाइम, बहुत जल्दी, तब वो ये बात सोचती है कि वो उसको अपने साथ ले जाए, ठीक है, मैकेनिकल टीचर को, टू टेक मैकेनिकल टीचर विद हिम ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है पूरी तरह से अपने साथ ही ले जाए और उसको वापस ना भेजे। ये इसके 2 पॉइंट्स हैं, बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, वाई डिड द नरेटर अग्री टू ट्रीट द वुमन एट अ रेस्टोरेंट दैट वॉज बियॉन्ड हिज मीन्स। बियॉन्ड हिज मीन्स का मतलब है कि उसकी पॉकेट से बाहर था। उस टाइम जो राइटर था उसकी सिर्फ एक ही बुक पब्लिश हुई थी एंड उसकी सैलरी बहुत कम थी। ही वॉज hardly earning much, to keep his what we say body and soul together. तो उसके पास इतनी मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लेडी को क्यों लेके जाता है? अगेन इसके 2 पॉइंट हैं। वन, ही वॉज वेरी यंग, ही कुड नॉट से नो टू अ लेडी फैन, वन थिंग। सेकेंड, ही वॉज फ्लैटर्ड, क्योंकि लेडी ने उसको कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू यानी लेटर्स लिख के उसकी काफ़ी तारीफ़ की थी, तो वो उसकी बटरिंग की थी, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैटर हो जाता है, हवा में उड़ने लग जाता है कि मेरी फर्स्ट लेडी फ़ैन है, उसने मेरी तारीफ़ की है, भाई जाना तो बनता है। ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसको बिना मिले बिना देखे, क्योंकि उसे लगता है कि लाइफ में पहली बार किसी लेडी ने उसको अप्रोच किया है। सो वन थिंग इज़ दैट that was his first lady fan, and second, he was flattered. He was also expecting that the lady might be very beautiful and young. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद है, हाउ इज़ द ग्रैनी इन द पोएम ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल ग्रैंड मदर्स। अब इस वाले आंसर में मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने लिख दिया कि जो ग्रैनी है, शी यूज टू क्लाइंब ट्रीज एट द एज ऑफ 62, शी वॉज वेरी फ्लैक्सीबल, शी वॉज वेरी अजाइल। तो इसका मैंने 1 मार्क ही दे सकती हूँ मैं, क्योंकि इसमें आपने उनका कंपैरिजन जो नॉर्मल ग्रैनीज हैं उनके बारे साथ करना है, तो उनके बारे में आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं लिखा, तो उनके बारे में भी आपने लिखना है दैट नॉर्मल ग्रैनीज डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ हॉबीज, दे हैव हॉबीज लाइक निटिंग, कुकिंग, मेकिंग पिकल्स एट्सेट्रा और नरेटिंग स्टोरीज टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। ये भी इसमें पॉइंट आना था, तभी तो कंपैरिजन पूरा होगा। आप सिर्फ एक पर्सन के बारे में लिख रहे हो, कंपैरिजन में दूसरे के बारे में कुछ लिख ही नहीं रहे, तो कंपैरिजन पूरा नहीं होता। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक एनी डिसाइडेड टू वर्क विदाउट सैलरी आफ्टर मिस्टर हिल लॉस्ट हिज जॉब। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आपको करवाया हुआ है, ठीक है। क्यों वो करना चाहती है, इसमें भी 2 पॉइंट्स आते हैं। एक, दैट शी हैड बिन वर्किंग फॉर हिल्स फैमिली फॉर 20 years, वन थिंग। सेकेंड पॉइंट है दैट शी हैज़ had developed a very genuine and intense bond for the family, ठीक है, ये उसका सेकंड पॉइंट है। शी टुक मिस्टर हिल्स फैमिली एज हर ओन फैमिली एंड शी वॉज हैविंग वेरी लविंग, वेरी लॉयल, इंटेंस फीलिंग्स फॉर हिल्स फैमिली, राइट। ये 2 पॉइंट्स आने थे। उसके बाद हम आ जाते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। इसमें है, प्रेमचंद वॉज एडवाइज बाई हिज फ्रेंड नॉट टू गो एंड मीट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बट स्टिल ही डिसाइडेड टू गो, वॉट डज दिस शो अबाउट हिज कैरेक्टर। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ब्लंडर किया बच्चों ने। आप लोगों ने क्या कर दिया कि आप लोगों ने लिख दिया कि उसके घर पे चेयर नहीं थी, उसके वो सिगार, इतने एक्सपेंसिव सिगार कहाँ से लाता, मतलब जो टेक्सचुअल है आपने वो लिख दिया। लेकिन पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि इससे आपको प्रेमचंद जो कि राइटर है उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। ये किसी ने नहीं लिखा। अ फ्यू स्टूडेंट्स हैज़ रिटन अबाउट इट, अ फ्यू आई विल से, ठीक है, अ फ्यू भी नहीं, फ्यू ही कहूँगी मैं, ठीक है। बहुत ही 1-2 बच्चों ने लिखा है, बाकियों ने नहीं लिखा। तो इसमें आप ऊपर ये मेंशन कर सकते हो कि उसके फ्रेंड्स ने उसको जाने से रोका, और सेकंड थॉट उसके माइंड में आया दैट ही वाज पुअर, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ गया। इससे उसके कैरेक्टर के बारे में ये शो होता है दैट पर्सन यूज्ड टू लिसन टू एवरीवन बट ही वाज वेरी डिसाइसिव, ही यूज्ड टू टेक हिज डिसीजन ऑन हिज ओन, ठीक है। तो अपने को डिसीजन लेता है, सजेशन वो सबसे मांगता है लेकिन डिसीजन वो अपने खुद के लेता है। एंड ही वॉज अ वेरी सेंसिबल पर्सन, क्योंकि वो सारे प्रॉस एंड कॉन्स को देखने के बाद उसने डिसीजन लिया कि मुझे जाना चाहिए। एक तो ये पता लगता है, एक ये भी पता चलता है दैट ही वॉज हैविंग रियल ऑनेस्ट फीलिंग्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ही वॉज हिज ट्रू सीक्रेट एडमायरर, that is why he could not stop himself from going there and meeting him. Next is, Swami felt happy while receiving the canes from Mr. Samuel Comment. इसमें भी सारी स्टोरी लिखने का कोई भी फन नहीं बनता, ठीक है, कोई नीड नहीं है।
इसमें आपने सिंपल लिखना था दैट ही हैज़ गिवन एन एग्जैजरेटेड अकाउंट ऑफ सैमुअल्स वायलेंस टू हिज फादर जस्ट टू टेक हॉलीडे फ्रॉम द स्कूल, but the father unexpectedly wrote a letter against Samuel, and when Swami reached to the school, he thought of a plan that he would try to justify the letter by provoking Samuel, and when Samuel would cane him, that letter would be justified, right? तो इसलिए वो ये जब उसको केन्स पढ़ते हैं, वो डंडे मारता है सैम्यूल, उसका टीचर उसको, तो वो बहुत खुश होता है कि जो लेटर में झूठ लिखा था मेरे फादर ने, दैट सैम्यूल वॉज अ वेरी वॉयलेंट टीचर और वो बच्चों को केन करता है एंड ऑल दैट, वो सच हो गया, वो जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सच प्रूव कर देना। तो अब जब वो सच प्रूव हो गया है तो वो ऑब्वियसली खुश होगा क्योंकि अब वो बच जाएगा, अब उसकी बात जो है वो मानी जाएगी। नेक्स्ट इज वाई डिड द बियर्डेड मैन वॉन्ट टू किल द किंग। अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू टू मेक 2 पैराग्राफ। ठीक है, पहला पैरा तो बनेगा वाई डिड द बियर्डेड मैन वॉन्ट टू किल द किंग, ये तो टेक्सचुअल है, सबको पता है, बिकॉज द किंग किल्ड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, सो दैट इज वाई बियर्डेड मैन जो है अपने भाई का बदला लेना चाहता था, ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन द किंग। Next is, was he successful in his mission? Answer है no, he was not successful in his mission as he was recognized by the bodyguards of the king in the forest and they stabbed him and wounded him. Fine. Next is, we pledge to thee our love and toil in the years to be. Explain the meaning of the line in the context to the poem the children's song. अब पर्टिकुलर एक लाइन आपको दी हुई है, आप उस लाइन को आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि पोएम की समरी लिख देते हैं, ये सोच के कि 3 मार्क्स का है, जो कि गलत है। पूरी पोएम की समरी, पूरी पोएम का सेंट्रल आइडिया इसमें नहीं देना, ठीक है, मतलब बहुत लंबा नहीं देना, देना तो सेंट्रल आइडिया ही है लेकिन बहुत लंबा नहीं देना। सबसे पहले तो आपने इसमें यही वाली लाइन को एक्सप्लेन करना है, वी प्लेज टू दी आर लव एंड टॉयल इन ईयर्स टू बी, इसी लाइन को मेन एक्सप्लेन करो। मैक्सिमम बच्चे इसमें लिख देते हैं हेड हार्ट एंड हार्ट वाली लाइन जो है, वो लाइन तो किसी और पैरा की है, जो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एक सेंटेंस दिया आप उसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें क्या है कि वी प्लेज टू दी मीन्स कि हम तुम्हारी कसम खाते हैं, मदरलैंड की कसम खाते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, ईयर्स टू बी का मतलब है कि जब आने वाले सालों में हम बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तो अपने प्यार और अपने टॉयल यानी हार्ड वर्क से मदरलैंड की सेवा करेंगे। ये आंसर आना था। इसके ये आंसर किसी ने प्रॉपर ना लिख के और सारी पोएम का जो सेंट्रल आइडिया उसकी समरी लिख दी हुई है, दैट इज़ वाई मार्क्स हैज़ बिन डिडक्टेड। Next is, why did the narrator of the story the luncheon order coffee for himself too? ठीक है, इसमें अब क्या आंसर आना था, दैट द लेडी वॉज ऑर्डरिंग ऑल द एक्सपेंसिव डिशेज इनिशियली, प्रीवियसली द राइटर वॉज वेरी मच वरिड अबाउट द बिल, बट व्हेन वो उसको आ जाता है माइंड में कि नाउ द बिल इज़ गोइंग टू बी मोर देन 80 फ्रैंक्स, क्योंकि उसके पास होते ही टोटल 80 फ्रैंक्स हैं, एंड उसके दिमाग में आ जाता है कि शी हैड ऑलरेडी ऑर्डर सो मेनी डिशेज एंड नाउ द बिल इज़ गोइंग टू राइज, इट इज़ गोइंग टू be more than 80 franc, that why I am not eating anything। यही सोचता है ना वो कि मैं क्यों नहीं वही कुछ खा रहा, ये तो फटाफट ग्लटन है, रेलिश करी जा रही है चीज़ें, मैं बैठा हुआ, अब जब बिल आना ही 80 फ्रैंक से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आई शुड ऑल्सो ऑर्डर समथिंग फॉर माई सेल्फ। सो द नरेटर थॉट दैट ही शुड ऑल्सो ऑर्डर समथिंग फॉर हिमसेल्फ out of frustration, and he was in the mood of past caring, he has already left that tension away of the bill because bill was actually going to be more than 80 francs according to his thinking, right? और प्लीज़ आपने ध्यान रखना है ये सारे आंसर्स जो आपने लिखने हैं 2 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले, ये नरेटेड फॉर्म में आएंगे, पास्ट टेंस में आएंगे, इसमें आई वर्ड का यूज़ आपने नहीं करना, वो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। आपने आई, मी, माई सेल्फ, ये वाला जो फर्स्ट पर्सन है वो यूज़ नहीं करना, आपने थर्ड पर्सन में ये आंसर्स जो लिखने हैं, ठीक है जी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द बैंगल्स ऑफ इंडियन ब्राइड टू हर लाफ्टर एज वेल एज टू हर टीयर्स, वाई? वेरी सिंपल आंसर, बिकॉज द ब्राइड शी हैज़ टू लीव द हाउस ऑफ हर पेरेंट्स ऑन द डे ऑफ हर वेडिंग, सो दैट इज़ वाई शी वीप्स, ठीक है। इसमें क्राई वर्ड मत लिखना, क्राई हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई शी वीप्स, and that is why the bangles are compared to her tears, and on the other hand side she is going to start a new life and she has a lot of dreams for her new life, and that is why she smiles actually, and that's why she laughs and smiles, and the bangles are compared to her laughter, right? So अब आ जाते हैं हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, प्लस आपने उसमें चैप्टर में से कोई इंसिडेंट साथ में कोट करना है, 2 पैरास बनाने हैं,
right? Imagine that Swami's father gets to know that Swami was painting his teacher in the darkest colors just to take an off from school. How do you think he would have reacted and dealt with Swami after that? कहते कि आप इमेजिन करिए कि इमेजिन दैट स्वामीज फादर, कि जो स्वामी के फादर हैं उनको पता चल जाता है कि जो स्वामी है उसने अपने जो टीचर है उसके बारे में जो भी कहा है वो गलत कहा है. पेंटिंग हिज टीचर इन द डार्केस्ट कलर, ये एक काइंड ऑफ ईडियम हो गया है जिसका एक हिडन मीनिंग है. और हिडन मीनिंग क्या है कि उसने अपने टीचर के बारे में जो भी स्टोरी सुनाई है वो सारी नेगेटिव है, गलत है, और ये उसके पापा को पता लग गया स्वामी के. हाउ डू यू थिंक ही वुड हैव रिएक्टेड एंड डेल्ट? तो जब उनको पता लग गया, आपको क्या लगता है कि उसके फादर ने क्या किया होगा? ठीक है, हाउ डू यू थिंक ही वुड हैव रिएक्टेड, राइट? क्या किया होगा? इमेजिनेटिव क्वेश्चन है. उसके फादर को पता नहीं चला, लेकिन क्वेश्चन में आया है कि समझ लो, आप इस बात को मान लो कि उनको पता लग गया. फिर क्या किया होगा उसके फादर ने? ऑब्वियसली उसके फादर ने उसको मारा होगा, पनिश किया होगा उसको. he would have punished him, he would have insulted him, right? And he would have gone to his school and told the whole story to the father. अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ये तो मैं अपनी तरफ से आंसर बोल रही हूँ, आप इसमें चेंज आंसर भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो he would not have reacted in any way. ठीक है, he might be feeling very sad that why his son was doing such type of things. इसमें आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन जहाँ मार्क्स डिडक्ट होने वाली बात है वो ये है कि आपने इसमें वुड हैव बीन यूज़ करना है, विल नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस बनता है. ठीक है जी. उसके बाद है हमारे पास, नेक्स्ट है जी हमारे पास, बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर द रिवेंज वॉज टेकन इन द एंड चैप्टर लंचन. ठीक है, अब इस कैसे जो नरेटर है उसने अपना रिवेंज लिया. ऑब्वियसली उसने कोई एक्शन नहीं किया है अपनी तरफ से, उसने कुछ बोला नहीं है, उसने कोई कॉल करके उसको कोई अब्यूजिव वर्ड नहीं बोले हैं. तो इसमें आपको लास्ट का स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट बताना पड़ेगा. दैट आफ्टर 20 years ही मेट दैट लेडी इन अ थिएटर. ठीक है, नाउ ये थिएटर आजकल सिनेमा वाला थिएटर नहीं है, ये वो है जहाँ स्टेज के ऊपर लोग प्ले करते थे, वो वाला थिएटर. ठीक है, वहाँ पे वो उसे मिलता है एंड ही सॉ दैट लेडी एंड शी बिकेम वेरी फैट एंड अगली. ठीक है, so in his mind only, the narrator, the author, he was thinking that she might have cut the pockets of many other people in the similar way, and that is why she has become so fatty, because she was a glutton and God has punished her by making her so ugly. She became ugly, that is the punishment by the side of the God. अब ये सारी उसकी सिर्फ थिंकिंग है नरेटर की, उसने ये बात जाके बोली नहीं है लेडी को, वो सिर्फ अपने मन में सोच रहा है कि देखो इसने औरों के साथ भी वही किया होगा जो मेरे साथ किया है, औरों की पॉकेट्स भी कट की होंगी एक तरह से, और गॉड ने इसको इतनी मोटी कर दिया, इतनी मोटी और भद्दी लगने लग गई, अगली लग रही है, तो ये इसकी पनिशमेंट है. दिस ऑल थिंग ही वॉज जस्ट थिंकिंग इन हिज माइंड. ही हैड नॉट सेड अ सिंगल वर्ड, हैडंट अटर अ सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ द लेडी. लेकिन इसमें आपने ये इंसिडेंट कोट करना है. उसके बाद है, डू यू थिंक मिस्टर रेनियर वॉज हैप्पी टू हैव विलियम मॉरिस एज हिज एम्प्लॉई. अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में आपने विलियम मॉरिस का कैरेक्टर स्केच लिखना है. ठीक है, और उसका कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आप अगेन चैप्टर में से कोई ना कोई इंसिडेंट जो उसको आंसर में लिखोगे, 2 पैरास बनाओगे, राइट. लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने इसमें क्या किया, उन्होंने पूरी स्टोरी लिख दी चैप्टर की, विच इज़ रॉन्ग. आपने स्टोरी नहीं लिखनी है, आपने इसमें विलियम मॉरिस के बारे में लिखना है कि वो एक्सेप्शनल क्यों था. उसकी शॉप में, रेनियर की शॉप में और भी लोग काम करते थे, लेकिन विलियम मॉरिस में ऐसी क्या खास बात थी. तो अगर आप चैप्टर को ओपन करके देखोगे, उसके फर्स्ट पैरा में ही दिया हुआ है कि जो विलियम मॉरिस था, ही वॉज इन हैबिट ऑफ रीडिंग क्राइम एंड क्रिमिनल नॉवेल्स, ही वॉज इन हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल. ये 2 पॉइंट्स इसमें आने ही आने हैं. फिर उसके बाद आप जो चैप्टर में से इंसिडेंट है उसको कोट करोगे कि उसने that how he saved the favorite ring of Mr. Rainier and restored the ring to Mr. Rainier by using his wit and by using his intelligence and his habit of observing people. So that is why he was indispensable for Mr. Rainier. Mr. Rainier was very happy that he was having that type of employee. ये आना है, इसमें पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है. मैक्सिमम बच्चों ने इसमें स्टोरी लिख देते हैं कि जी लेडी वहाँ खड़ी हुई थी, फिर वो दुकान में आ गई, फिर ऐसा हो गया. नो, इट इज़ ओनली 5 मार्क्स क्वेश्चन. तो आपने इसमें शॉर्ट में एक इंसिडेंट कोट कर देना है, जस्ट ये बताने के लिए कि विलियम मॉरिस कितना इंटेलिजेंट था और उसने उस रिंग को रीस्टोर कर दिया था. लेकिन स्टार्टिंग में आप ये लिखोगे कि वो ना सिर्फ एक सेल्समैन था, बल्कि वो एक काइंड ऑफ डिटेक्टिव वाली उसमें सारी क्वालिटीज़ थी. क्रिमिनल नॉवेल्स पढ़ता था, ठीक है, और ऑब्जर्व करता था लोगों को. तो ही हैड अ कीन आई, ही वॉज वेरी व्हाट वी से विजिलेंट पर्सन.
ठीक है। और इसका जो लास्ट पार्ट है, सो लास्ट क्वेश्चन है, आई हैड अ बैड ड्रीम सेड जॉर्ज, वॉज द ड्रीम रियली बैड, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब कहते हैं, और ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये आपको नोटबुक्स में करवाया हुआ है कि ड्रीम जो था वो सच में बैड था, तो आंसर है नो, द ड्रीम वॉज नॉट रियली बैड बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म मिस्टर जॉर्ज फ्रॉम इनकॉन्सिडरेट टू कॉन्सिडरेट, एरोगेंट टू पोलाइट पर्सन। इन द ड्रीम क्या होता है, द सिचुएशन ऑफ मिस्टर जॉर्ज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द सिचुएशन ऑफ एनी इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, ड्रीम में मिस्टर ब्रिग्स और मिस्टर विंटर जो है वो उनका रिज़ाइन डिमांड करते हैं मिस्टर जॉर्ज से, बिकॉज ही वॉज वेरी इम्पंचुअल पर्सन, ही वॉज नॉट डिवोटिंग गुड टाइम टू द बैंक, ही वॉज वेरी रूड विद द एम्प्लॉइज, ही वॉज थ्रोइंग अननेसेसरी पार्टीज, राइट, एंड ही वॉज अ शर्कर ऑल्सो। शर्कर इज SHIRKER, शर्कर होता है कामचोर पर्सन जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो नैप से उठते हैं मिस्टर जॉर्ज हिल, उनको रियलाइज़ होता है कि मेरी सिचुएशन एनी की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, वेयर वुड आई गो इन दिस एज एंड फाइंड अ न्यू जॉब, एंड वेयर वुड एनी गो एट दैट एज एंड फाइंड अ न्यू जॉब, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो दैट इज़ वाई वो चेंज हो जाते हैं टोटली। तो जो चीज़ आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर दे वो बुरी कैसे हो सकती है, तो वो ड्रीम जो है वो बैड नहीं है, वो ड्रीम जो है वो गुड ड्रीम है। सो होपफुली ये सारा आपको क्लियर हो गया पेपर। ठीक है, एक बात यही जो मैं अब दोबारा से कह रही हूँ, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपने 2 पैरास बनाने हैं, एक पैरा में अपना जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताना है क्वेश्चन से रिलेटेड, और दूसरे पैरा में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर में से इंसिडेंट कोट करना है। ठीक है जी, सो हेयर आई एम हॉल्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।